चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी टेक्सचुअल एक्सरसाइज चैप्टर 3 के 3.9 की। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.30। यहाँ पे हर एक ब्रांच में आपको करंट कितना है वो फाइंड करना है। ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। तो सबसे पहले करंट डिवाइड कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल की बात करी है, यहाँ से आई करंट आता है, यहाँ पे आई करंट आता है, और ये जो करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे मान लो कि I1 करंट और यहाँ पे I2 करंट। B से D में जो करंट डिवाइड हुआ वो अगर यहाँ पे I3 है तो समझ लो I1 यहाँ से पहुंचा B पॉइंट पे और यहाँ पे करंट I3 जो है वो निकलता है BD ब्रांच पे। तो ये जो करंट है ना, ये वाला जो करंट है वो होगा I1 में से I3 चला गया तो ये होगा I1 माइनस I3। यहाँ पे I3 आएगा सीधा चल के D पॉइंट पे और D पॉइंट पे अपना I2 भी आ रहा है। तो ये I2 और I3 जंक्शन पे आ रहे हैं, जंक्शन पे ऐड होंगे तो यहाँ पे ये जो करंट है ना वो हो जाएगा I2 प्लस I3। इन शॉर्ट C पॉइंट पे आपको जो करंट मिलेगा ना वो वापस आपको I ही मिलेगा। देखो यहाँ पे जो करंट मिलेगा ना वो I2 प्लस I3 आएगा, बराबर है, प्लस यहाँ से I1 माइनस I3 आएगा। तो देखो क्या मिला, करंट I ही मिलेगा वापस, बराबर, जो होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे आपको C पॉइंट से वापस जो है वो करंट I मिल जाता है। तो ये हुआ करंट का डिवीजन। नाउ हम KVL अप्लाई करेंगे और इस सर्किट को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलो अप्लाइंग, पहले जो एक लूप ले लेते हैं, यहाँ पे एक लूप लेते हैं और वो लूप ये होगा, ये लूप हम ऐसे ले लेते हैं ए बी डी ए सॉल्यूशन में लिखते हैं। नाउ अप्लाइंग KVL in the closed path ABDA क्लोज पाथ पे चले जाते हैं तो क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे A से आप B जाओगे मतलब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो होगा -10I1। फिर B से D वापस करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो IR का प्रोडक्ट जो है ना वो नेगेटिव होता है, तो ये होगा -5I3। और D से A जाने में करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमारा ट्रैवलिंग जो है D से A में देखो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा +5I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10I1 इज इक्वल्स टू 5I2 माइनस 5I3। ये आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे -10I1 को यहाँ पे आप इस साइड भेज दोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। सो 10I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5I2 माइनस 5I3। सो बेसिकली 2I1 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे I2 माइनस I3। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो इक्वेशन हम फाइंड कर लिए है भाई फर्स्ट लूप के लिए, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाइंग KVL, now applying KVL to another branch BCDB. Now applying KVL to another loop which is BCDB. चलो देखते हैं क्या होता है भाई यहाँ पे कि अगर दूसरा क्लोज पाथ, देखो यहाँ पे BCDB हम जा रहे हैं, अप्लाइंग KVL in the closed path BC
डी बी। चलो तो देखते हैं, बी से सी करंट की ही डायरेक्शन में जाना है, करंट की ही डायरेक्शन में जाना है, और बी से सी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 माइनस I3। तो ये जो होगा ना वो होगा इस तरह से, देखना भैया ध्यान से, ये होगा -5 I1 माइनस I3। यहाँ पे सी से डी करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा +10 I2 प्लस I3, और डी से बी वापस करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगा +5 I3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आपको देखो क्या मिलेगा, -5 I1 प्लस 5 I3 प्लस 10 I2 प्लस 10 I3 प्लस 5 I3 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इन शॉर्ट +5 I1 इज इक्वल्स टू, ये देखो 5 I3 10 I3 और 5 I3, टोटल कितने I3 हो जाएंगे, 20 I3 हो जाएंगे, और वो 20 I3 प्लस क्या मिलेगा 10 I2, और 5 कॉमन ले ले तो यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो ये I1 इज इक्वल्स टू 2 I2 प्लस 4 I3। इक्वेशन 1 में जो है वो 2 I1 है, मुझे इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, देखो ये होगा इक्वेशन, बट इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है, 2 I1 इज इक्वल्स टू 4 I2 प्लस 8 I3, बिकॉज इजीली हम जो है वो कंपेयर कर सके ना इक्वेशन 1 और 2, उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो 1 और 2 को अभी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can say I2 minus I3 is equals to क्या होगा, देखो 4 I2 plus 8 I3। सो I2 minus I3, यहाँ पे देखो टोटल जो है वो हो जाएगा -3 I2 is equals to 9 I3। सो यहाँ पे होगा I2 is equals to -3 I3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ अभी देखो भाई, ये जो इक्वेशन 3 मिला है उसे ध्यान से देखते हैं, और इक्वेशन 1 को क्या मैं I2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 3 के ऊपर से I1 की भी एक वैल्यू मिलेगी, देखना यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 और 3 1 and 3 देखो क्या होता है, यहाँ पे 2I1 इक्वल्स टू I2 माइनस I3 है, बराबर। इस I2 की वैल्यू हमें पता चल गई थी, क्या है -3 I3, तो ये होगा 2I1 इक्वल्स टू -4 I3। देखो भी ध्यान से देखो, ये जो है I2 की वैल्यू रखोगे -3 I3, तो ये -3 I3 माइनस I3 हो जाएगा -4 I3। सो I1 इज इक्वल्स टू, ये होगा -2 I3। चलो तो इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ ये हम दो लूप के लिए जो है वो आंसर यहाँ पे कर चुके। ओके, तो अभी बात करनी है एक और लूप, हमें हर एक ब्रांच में जो है ना वो करंट फाइंड करना है। तो पहली एक बात जो समझो, यहाँ पे हम I1 I2 का एक रिलेशन यहाँ पे डिराइव कर चुके, बराबर, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करके, और एक ये रिलेशन आ गया है I1 और I3 का। ऐसे अभी एक और रिलेशन निकालना है, तो एक बड़ा लूप लेते हैं। देखो यहाँ पे A से वापस ये आएंगे, बट ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वापस ऐसे, मतलब ADC और वापस ADC, यहाँ पे बैटरी होगी, उसका EMF E, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं भी, यहाँ पे F नाम दे दोगे चलेगा, यहाँ पे E नाम दे दोगे तो भी चलेगा।
तो ये होगा ADCEFA, ऐसा एक क्लोज लूप आप ले सकते हैं, बराबर, ADCEF और A। चलो तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि क्या कंडीशन होगी। नाउ अप्लाइंग KVL in the closed path, A, B, C, E, F and A। यहाँ पे वापस बता देता हूं मैं, देखो यहाँ A से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे D पे पहुंचोगे, ये होगा E, F और A, ऐसे जाना है, नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे जो करंट है वो करंट की वैल्यू है I2, यहाँ पे I3 आएगा और इस पॉइंट पे दोनों मिलके ये हो जाएंगे I2 प्लस I3। चलो और वापस बार आपको I ही मिलेगा और ये भी I ही होगा। तो अप्लाई करते हैं KVL। सबसे पहले A से D तक जाने के लिए देखो क्या होता है, A से D हम चले जाते हैं तो वो हो जाता है -5I2, बिकॉज हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। D से C जाने के लिए होता है देखो -10I2 प्लस I3, और C से E के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो चले जाओ सीधे E से F के बीच में। E से F के बीच में बैटरी है, तो बैटरी के माइनस से प्लस जाओगे तो वो हो जाएगा +10, और रेजिस्टेंस है 10 और करंट है यहाँ पे E से F में भी I करंट है, तो वो लिख देंगे -10I = 0। सो कैलकुलेशन करने के बाद ये होगा -5I2 -10I2 -10I3 -10I + 10 = 0। चलो तो -5I2 -10I2 जो है उसे हम लिख सकते हैं, उसे क्या लिख सकते हैं, -15I2। और ये सारी टर्म जो है ना, ये जितनी भी माइनस वाली टर्म है वो इधर चली जाएगी तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे बचेगा देखो क्या, 15I2 प्लस 10I3 प्लस 10I = क्या लिख दोगे आप, +10। तो बैटरी का ईएमएफ रहेगा इस साइड, तो वो होगा +10। नाउ I की जो वैल्यू है ना, वो I की वैल्यू हमें पता है, जंक्शन पर जो करंट डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, तो एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन पे हम लिख सकते हैं I = I1 + I2, ये वैल्यू को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, तो I की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखो 15I2 तो है ही है, प्लस 10I3, और ये 10 × I मतलब वो हो जाएगा I1 + I2 = 10। तो 10I1 15I2 + 10I3 + 10I1 + 10I2 = 10। नाउ ये टोटल लगाओगे तो ये होगा 25I2 प्लस 25I2 प्लस ये हो जाएगा 10I3 और 10I1 + 10I3 = 10। नाउ वैल्यूज रखोगे, I2 की वैल्यू क्या है, देखो I2 की वैल्यू है यहाँ पे, पहले इक्वेशन में चले जाते हैं, I1 की जो वैल्यू है वो पीछे मिलेगी, I2 की वैल्यू है -3I3 और I1 की जो वैल्यू है वो है -2I। तो इक्वेशन 3 और 4 की जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। इस I2 की वैल्यू हमें पता है और इस I3 की वैल्यू भी हमें पता है, बराबर। उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25 × ये हो जाएगा -3I3 प्लस 10I1, I1 की वैल्यू क्या है देखो -2I3 प्लस ये I3 जो है ना वो एज इट इज, ये I3 जो है वो एज इट इज, ये I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, I3 एज इट इज, बिकॉज ये पूरा इक्वेशन जो है ना वो I3 में आ जाए और हमें I3 में आंसर मिले, I3 करंट का आंसर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो होगा ना ये वैल्यू होगी, देखो ध्यान से देखना,
ये होगी -75 I3 -20 I3 +10 I3 इक्वल्स टू 0। सो ये होगा -85 I3 इज इक्वल्स टू +10। तो I3 इक्वल्स टू क्या होगा, -10/85 एम्पियर, और वी कैन से -2/17 एम्पियर। सो ये I3 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ये I3 की वैल्यू होगी -2/17। बस अभी क्या करना है, देखो इक्वेशन 4 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखना बराबर, इक्वेशन 4 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे I1 की वैल्यू मिलेगी बराबर, और इसे इक्वेशन जो है ना, इसे इक्वेशन 5 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 5 कहते हैं ना। बाय इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 I1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो I1 इक्वल्स टू मिलेगा -2 इंटू I3 की वैल्यू क्या है, देखो -2/17 एम्पियर है, तो वो हो जाएगा 4/17 एम्पियर। ये हो गई I1 की वैल्यू। नाउ इक्वेशन 3 एंड 5, आगे की जो इक्वेशन है वो देखो, I2 इक्वल्स टू है -3I3। बाय इक्वेशन 3 एंड 5, 3 एंड 5 यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू, ये जो है वो है -3I3, -3 इंटू I3 -2/17 एम्पियर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6/17 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे I1, I2 और I3 इंडिविजुअल हमें मिल गया है बराबर। I3 की जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताती है, I3 का जो नेगेटिव साइन है वो ये बताती है कि डायरेक्शन ऑफ I3 will be opposite to the direction shown in figure बराबर। I3 का जो साइन नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव साइन ये बताता है भाई, हम जो B से D बता रहे हैं वो एक्चुअल में क्या होगा, D से B होना चाहिए बराबर। बट यहाँ पे आपको देखो I1, I2 और I3 का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया है। नाउ अब क्या करना है, अब हमें करना है टोटल करंट फाइंड करके हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है तो ये समझो यहाँ पे ये जो करंट था, यहाँ पे टोटल करंट जो है, ये टोटल करंट I, यहाँ पे I1 और ये I2, यहाँ पे I3, ये होगा I1 माइनस I3। इस पॉइंट पे वापस से आपको क्या मिलेगा, I मिलेगा, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो करंट है वो हो जाएगा I2 प्लस I3। तो यहाँ पे हर एक ब्रांच के लिए करंट क्या होगा तो देखते हैं। देखो I1, I2, I3 इंडिविजुअल मिल गया मुझे, तो फाइनल आंसर जो है वो हर एक ब्रांच के लिए, पहला जो आंसर है करंट इन ब्रांच AB, वो क्या होगा तो देखो AB जो है वो I1 वो हमें मिला है आगे 4/17 एम्पियर, तो ये हो गया ना। उसके बाद ब्रांच BC की बात करें, करंट इन ब्रांच BC इज इक्वल्स टू, वो होगा देखो I1 माइनस I3। I1 की जो वैल्यू है वो है 4/17 एम्पियर, और I3 की जो वैल्यू है वो है -2/17 एम्पियर। तो ये दोनों मिलके भी बना देंगे 6/17 एम्पियर। उसके बाद करंट इन ब्रांच CD, ब्रांच ये D पॉइंट यहाँ पे, D पॉइंट जो है वो यहाँ पे,
करंट इन ब्रांच सीडी ब्रांच में देखो कितना करंट है। सीडी ब्रांच में जो टोटल करंट है वो है I इक्वल्स टू I2 प्लस I3, बराबर। तो I ऑफ CD ब्रांच बोले तो I2 प्लस I3, तो ये हो जाएगा, देखो I2 की वैल्यू है यहाँ पे 6/17, 6/17 प्लस ये I3 की जो वैल्यू है ना, वो I3 की वैल्यू आपको मिलेगी -2/17, तो ये होगा 4/17 एम्पियर। नाउ करंट इन ब्रांच डी से ए, वो होगा, देखो वो डी से ए के लिए जो करंट है वो है I2, तो I2 की वैल्यू है 6/17 एम्पियर। क्या है? 6/17 एम्पियर, बराबर है। तो ये होगा, देखो I2 की वैल्यू हमें मिल गई। करंट इन ब्रांच बीडी, तो वहां पे I3 है करंट, I3 का हम मोड ले लेंगे और नेगेटिव साइन का मतलब हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पे होगा 2/17 एम्पियर। ये डायरेक्शन जो होगी वो डी से बी लेनी चाहिए। और फाइनल आंसर जो है, एक ब्रांच बची है एफ से ई, मतलब ये ब्रांच, ये एफ या ई ले लोगे तो ये होगा एफ। ई टू एफ जो भी ब्रांच में करंट होगा, करंट इन ब्रांच ई एफ, वो होगा आई जितना, मतलब 10/17 एम्पियर, दैट इज टोटल करंट। तो ये था एनसीईआरटी टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3.9। तो अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 3.10 की। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 centimeter from end A. So here in diagram, length L1 is 39.5 centimeter from A. Then remaining length L2 is 100 minus L1, which is given by 60.5 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज है ना, तो मीटर स्केल जो है वो 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस L1 हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन द रेजिस्टर Y is of 12.5 ohm, when the resistor Y is 12.5 ohm, so consider करते हैं यहाँ पे S equals to Y है और ये है 12.5 ohm, 12.5 ohm, और R equals to X suppose कर लेते। Okay, now why are these connections between resistor in a Wheatstone bridge or meter bridge made of thick copper strips? तो पहला सवाल ये है कि आपका बैलेंस पॉइंट है वो A से 39.5 सेंटीमीटर पे अगर मिले तो ये अननोन रेजिस्टेंस जो है वो R की वैल्यू क्या होगी। नाउ फॉर द कंडीशन जो है, यहाँ पे देखो कि कंडीशन जो है बैलेंस कंडीशन देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं भाई L1 इक्वल्स टू है 39.5 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल्स टू है 60.5 सेंटीमीटर। R इक्वल्स टू हम कह सकते हैं X ओम विच इज अननोन रेजिस्टर और उसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और S इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Y ओम और विच इज 12.5 ओम। नाउ फॉर द बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन ब्रिज के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं भाई R by S मतलब इस X by Y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा 100 minus L
x बाय वाई, देखो x बाय वाई इज इक्वल्स टू ये होगा 39, x बाय वाई इज इक्वल्स टू l मतलब ये L1 और नीचे L2, और L1 इज इक्वल्स टू है 39.5 और नीचे ये L2 मतलब 60.5, क्या होगा भाई ये 60.5, 100 माइनस L1। सो यहाँ पे अगर आपको R रेजिस्टेंस मतलब X फाइंड करना है, X इज इक्वल्स टू क्या होगा, Y की वैल्यू है 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 39.5 डिवाइडेड बाय 60.5। सो ये मिलके बना देंगे अननोन रेजिस्टेंस को 8.16 ओम। सो यहाँ पे आपको पहला आंसर मिल गया कि भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8.16 ओम। नाउ डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। दूसरा क्वेश्चन ये, पर उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई these connections between resistors are made of thick copper strips। so यहाँ पे लिखते हैं उसका रीजन, देखो यहाँ पे लिखते हैं उसका रीजन क्या है। Now connections are made of thick copper strips to minimize the resistances of connections which are not accounted in this given formula। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वहां पे ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया गया। इसका मतलब समझते हैं पहली चीज कि अगर यहाँ पे मैं कंडक्टिंग कॉन्टेक्ट नहीं बनाऊंगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो गैल्वेनोमीटर हमें पता नहीं चलेगा भाई बैलेंस कब होता है, ब्रिज बैलेंस कब होता है, कंडक्टिंग जो है कॉन्टेक्ट चाहिए, और उस कंडक्टिंग कॉन्टेक्ट के लिए ये जो स्ट्रिप यूज करते हैं वो मेटालिक स्ट्रिप होती है, इसका एरिया जो है वो एरिया लेंथ से ज्यादा होता है, और हमें पता है R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय, अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होगा, बराबर। और रेजिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पे हम जो ब्रिज को बैलेंस कर रहे हैं उस बैलेंसिंग कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं करते, बराबर। तो ये एक कंडीशन है कि भी हम जो है वो ठीक जो है कॉपर स्ट्रिप मतलब एक कंडक्टिंग कॉन्टेक्ट हो सके, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर वो यूज भी कर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो निग्लिजिबल होता है। सो ब्रिज बैलेंस करने के मतलब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में ये रेजिस्टेंस की कोई इफेक्ट नहीं होती। सो ये एक रीजन है। चलो तभी बात करेंगे बी में क्या लिखा है। Determine the balance point of the bridge above if x and y are interchanged। अगर x और y को हम इंटरचेंज कर देते यहाँ पे, ये r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था देखो, r इक्वल्स टू हम अभी y कर देंगे और s इक्वल्स टू कर देंगे x को, तो आपको नल पॉइंट मिलेगा बट वो थोड़ा अपोजिट होगा। यहाँ पे लिखते हैं if x and y are interchange, balance point which is also known as null point is obtained at a distance of 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। पहले यहाँ पे जो डिस्टेंस था ना वो 39.5 था, ये अगर हम इसे इंटरचेंज करते हैं तो हमारा नल पॉइंट भी जो लेंथ बताया ना वो भी इंटरचेंज हो जाएगी, जो भी लेंथ बताएगा वो भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले L1 था 39.5 बट अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा L1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 39.5 मतलब 60.5।
पहले हमें सी से जो है वो 60.5 मिलता था, बट रेजिस्टेंस इंटरचेंज करा तो अभी ए से मिलेगा 60.5, उसमें कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ सी की बात करते हैं। What happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? भाई बैलेंस पॉइंट तो हमेशा ही नल पॉइंट ही बताता है, मतलब वहां पे गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला जो करंट है वो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge, the galvanometer shows any current। तो यहाँ पे आप आंसर दोगे नहीं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट नहीं बताएगा। अगर आप इंटरचेंज कर लेते हो तो भी करंट जो है वो नहीं बताएगा, बराबर है। बैलेंस पॉइंट पे करंट नहीं होता है। तो ये था एक्सरसाइज का नंबर 3.10। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 3.11 के। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? तो यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टर्मिनल के मतलब टर्मिनल वोल्टेज के जो फॉर्मूलाज है ना वो चेंज होते हैं। सो बाय केवीएल जो है, इस फॉर्मूला को अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो वो फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं, बट हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज हम जो सीख चुके ना वो एक्चुअली में V इक्वल्स टू E माइनस IR, potential difference between 2 points when current is flowing in the circuit is known as terminal voltage। तो पहली चीज यहाँ पे करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक 120 वोल्ट सप्लाई के साथ, डीसी सप्लाई के साथ हम एक स्टोरेज बैटरी जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है उसको हम कनेक्ट करें। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। देखो चार्जिंग के दौरान सेल में मतलब जो भी हम चार्जिंग कर रहे हैं वो स्टोरेज बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर होता है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है मतलब ये करंट लेगी ये बैटरी। तो यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है। तो ए से लेके एक क्लोज लूप आप जो है यहाँ पे केवीएल अप्लाई करोगे। तो फॉर अ क्लोज लूप यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। चलो ए से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो वो होगा -8। बैटरी के ईएमएफ में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8। और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा -IR। सीधा यहाँ पे सी पॉइंट पे आओगे, यहाँ पे करंट I है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा I_R। बैटरी के यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा +120 और वापस ये पे पहुंचोगे तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 112, ये हो जाएगा 112 इज इक्वल्स टू I कॉमन R+R। सो बेसिकली I इज इक्वल्स टू होगा 112 डिवाइडेड बाय R+R। तो ये 15.5 प्लस 0.5 तो ये मिलेगा 16 और ये आंसर होगा 7 एम्पियर। सो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो हो गई है 7 एम्पियर। करंट हमें मिल गया है। नाउ टर्मिनल वोल्टेज जो है ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है, बट ड्यूरिंग चार्जिंग जो है वो फॉर्मूला की कहानी कुछ अलग है। देखते हैं क्या होता है। देखो अगर मैं 2 पॉइंट्स जो है यहाँ पे एक टर्मिनल X कैलकुलेट कर दूं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और ये Y X और Y के बीच में है ना, कि इस बैटरी का इस स्टोरेज बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस दोनों पॉइंट के बीच हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे जब करंट फ्लो हो रहा है। ओके तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस X और Y के बीच का आप जो भी फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज। तो पोटेंशियल इक्वेशन X to Y जाते हैं बराबर पोटेंशियल इक्वेशन फ्रॉम X to Y। तो X से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो V of X लिख देंगे। यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो वो हो जाएगा -8
और यहाँ पे -IR और इज इक्वल्स टू पहुंच गए y पे। सो b ऑफ x माइनस b ऑफ y इज इक्वल्स टू ये आपको मिलेगा 8 प्लस IR। क्या मिलेगा? 8 प्लस IR। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी हमारी डिस्चार्जिंग हो रही है, तब V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है E माइनस आई। जब चार्ज हो रही है, चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है, बराबर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऐसा लिखते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग V इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल्स टू E प्लस IR। क्या फॉर्मूला मिलेगा? V इक्वल्स टू E प्लस IR। देखो 8 प्लस IR, जनरली हम फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते थे, बट आपको देखो यहाँ पे बेसिक नॉलेज से जाना है। तो E प्लस IR, E हो गया हमारा 8 प्लस 7 इंटू ये होगा 0.5, तो 8 प्लस 3.5 मतलब ये हो जाएगा 11.5 वोल्ट। सो आपका टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ड्यूरिंग चार्जिंग होगा 11.5 वोल्ट। नाउ रही बात, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट? ये सीरीज रेजिस्टर क्यों लगाया गया? यहाँ पे सीरीज रेजिस्टर लगाने का मतलब क्या है? तो सीरीज रेजिस्टर इज इंक्लूडेड इन चार्जिंग सर्किट। A series resistor is included in charging circuit. Charging circuit to control the current, मतलब कंट्रोल करने के लिए, करंट जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो I करंट को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द करंट एज हाई करंट में डैमेज द बैटरी, इससे बैटरी को डैमेज ना कर दे। सो यहाँ पे करंट जो है वो कम हो जाए, सीरीज में करंट जो है वो कम हो जाए। सो इस सर्किट में सीरीज रेजिस्टर लगाने का मतलब ये है कि वो सर्किट में इस बैटरी को डैमेज ना करे, बिकॉज यहाँ पे अगर करंट ज्यादा पास आउट हो जाता है, चार्जिंग होते होते करंट ज्यादा पास आउट हो जाता है, तो बैटरी डैमेज हो सकती है। ये एक पर्पस है। तो ये था एग्जाम्पल 3.11। अभी बात करेंगे 3.12 की। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? तो पहला जो EMF है वो है 1.25 वोल्ट का, और तब जो है वो बैलेंस पॉइंट मिलता है L1 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर इस सेल को रिप्लेस करा जाए अनदर सेल से, तो बैलेंस पॉइंट मिलता है L2 इक्वल्स टू 63 सेंटीमीटर। Now what is the EMF of the second cell? सेकंड सेल का EMF क्या होगा? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, EMF E1 by E2 इक्वल्स टू L1 by L2। ये फॉर्मूला आपको पोटेंशियोमीटर में एक एप्लीकेशन है जिसमें हम EMF कंपेयर करते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो E1 by E2 इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा? L1 by L2। अगर मुझे E2 फाइंड करना है तो वो हो जाएगा E1 into L2 by L1। सो E2 इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू है, देखो क्या है, E1 की वैल्यू है 1.25, L2 की वैल्यू है 63 और L1 की वैल्यू है 35। तो ये जो आंसर मिलेगा आपको 2.25 वोल्ट। सो EMF जो है वो सेकंड सेल का EMF आपको मिलेगा 2.25 वोल्ट। चलो, तो ये हुआ एग्जांपल नंबर 3.12। अभी बात करेंगे 3.13 की। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो। The number density of free electrons in a copper conductor estimated
इन एग्जाम्पल 3.1 इज, बराबर एग्जाम्पल 3.1 इज, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे नंबर डेंसिटी जो है हम डायरेक्टली लिखेंगे 8.5 into 10⁻28 per meter cube. Now, how long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long? एक वायर है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, जिसकी लेंथ है 3 मीटर। नाउ इस वायर की लेंथ है 3 मीटर और एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट में इस एंड से बी एंड से ए एंड तक जाएगा, बराबर। तो टोटल डिस्टेंस है वो 3 मीटर का कवर करेगा। ना यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है वो है 2 into 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एंड करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट दिया है 3 एम्पीयर। तो पहली चीज यहाँ पे आपको पूछा है हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर टू अनदर एंड, मतलब 3 मीटर का जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से कवर करेगा, यहाँ से कवर करेगा और यहाँ पे पहुंचेगा, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है आपको ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज देखो, I इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है नावडी और NaVdE, इट इज NaVdE और यहाँ पे आपको Vd मिल जाएगा I/NaE। नाउ I की जो वैल्यू है वो है 3, उसे डिवाइड करेंगे 8.5 into 10⁻28, एरिया जो होगा 2 into 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप कैलकुलेशन करोगे तो वो मिलेगा 1.1 into 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है ना, वो ड्रिफ्ट स्पीड आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगी। नाउ रही बात टाइम की, अगर ये डिस्टेंस कवर करता है 3 मीटर का, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या पता है भाई, ड्रिफ्ट स्पीड हो या कोई भी स्पीड हो, डिस्टेंस बाय टाइम। सो हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लेगा। सो टाइम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू d बाय द ड्रिफ्ट स्पीड। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है यहाँ पे 3 मीटर का, ड्रिफ्ट स्पीड है तो 1.1 into 10⁻⁻4 और इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर देगा भाई 2.73 into 10⁻4 सेकंड। और आवर्स में कैलकुलेट करना है तो ये आंसर देगा 7.57 आवर। तो ये था एग्जाम्पल 3.13।